हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, आप सबने ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ा होगा, आप लोगों को पॉलिटिक्स में काफ़ी रुचि भी होगी। लेकिन याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ पॉलिटी की फॉर्म में याद रखनी है। आपके लिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को पता हो कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सीटें कितनी हैं और हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं। हिमाचल प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका फाउंडेशन ईयर क्या है, उन्होंने कब एक मेजर रोल प्ले किया है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। तो अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको है पॉलिटी वाली, तो आप एग्जामिनेशन के लिए रेडी हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हिमाचल की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, और आई होप कि आप लोग ये लेक्चर पक्का एंजॉय करेंगे। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होगी तो प्लीज शेयर करना सभी बच्चों के साथ। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। आई होप कि यू हैव सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जल्दी से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक नया स्टेट है। 1971 में इसको फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला। उससे पहले ये बीच में यूनियन टेरिटरी था, फिर इसको कुछ स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर भी दी गई, लेकिन उसके बाद ये डगमगाता रहा, लेकिन फुल स्टेटहुड इसको 1971 में ही मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टीज 1971 के बाद एक्टिव हुई। हिमाचल प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टीज पहले से ही एक्टिव रही और धीरे धीरे इन पार्टीज ने अपनी होल्ड मजबूत करनी शुरू कर दी। देखिए, जब हम हिमाचल प्रदेश को प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में देखते हैं, 1947 से पहले देखते हैं, तो वहां पर हमें हिमाचल प्रदेश में बहुत छोटी छोटी रियासतें देखने को मिलती हैं, प्रिंसली स्टेट देखने को मिलते हैं, और उन प्रिंसली स्टेट के खिलाफ हमें प्रजामंडल मूवमेंट देखने को मिलती है। ये प्रजामंडल जो मूवमेंट है, ये कहीं ना कहीं डिमांड कर रही होती है कि हमें डेमोक्रेटिक पावर्स दीजिए। और उसके बाद जब हमारी जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है वो पूरे चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो यही प्रजामंडल फुल इंडिपेंडेंस की मांग करते हैं। और जब 1948 में हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन होती है, हिमाचल प्रदेश पहली बार एक एंटिटी की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, तब जो 26 शिमला हिल स्टेट्स हैं मिलकर हिमाचल प्रदेश बनाते हैं, और जो प्रजामंडल के मेंबर्स थे काफी एक्टिव इन स्टेट्स में, वो कांग्रेस का पार्ट बन जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुरानी एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज हमें कांग्रेस की फॉर्म में देखने को मिलेगी, जिसका एक्चुअल में नेम क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट वाइब्रेंट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ हिमाचल प्रदेश, और बहुत बार इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। अगर मैं 1977 तक की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में जब भी गवर्नमेंट बनी तो 1977 तक एक छत्र राज कांग्रेस का रहा, इन्होंने ही गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि एक्चुअल में कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई थी। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने पहली बार सभी जो इंडिया के पॉलिटिकल डेलीगेट्स थे उनको इकट्ठा करके बॉम्बे में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस को जन्म दिया, और यही इंडियन नेशनल कांग्रेस बाद में इंडिपेंडेंस के बाद देश में भी सरकार बनाती है और सभी राज्यों में भी एक्टिव हो जाती है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट इसका रोल रहा है। और जो अपर शिमला हिल स्टेट्स हैं, जो अपर हिमाचल स्टेट्स हैं, जो हम 26 हिल स्टेट्स की बात करते हैं जिन्होंने पहले मिलकर हिमाचल प्रदेश बनाया, वहां पर इनकी होल्ड काफी मजबूत है, क्योंकि वहां पर जो प्रजामंडल थे वो किसका पार्ट बन गए, कांग्रेस का पार्ट। ठीक है, तो 1952 में पहली बार सरकार बनाते हैं, और उस टाइम पर जब इलेक्शन होते हैं 26 सीट्स के लिए, तो उनमें से 24 सीट आपकी किसको मिलती हैं, कांग्रेस पार्टी को, और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हमारे पहले सीएम भी बनते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक और बात जो ध्यान रखनी है कि 1977 के बाद हमें कुछ और पार्टीज का राइज देखने को मिलता है, हम आगे बात भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही एक्टिव कंपटीटर की फॉर्म में आ जाएगी कांग्रेस के, और आफ्टर 1990s के बाद तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ऐसा अल्टरनेट साइकिल हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी स्टेट में मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हर इलेक्शन में, तो वो फायदेमंद चीज है। ऐसा ना हो कि सिर्फ दो ही चॉइस हो और उनके बीच में आपको एक चूज करना पड़े, ये एक बेटर कंडीशन नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको दो ही ऑप्शन है, जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो आपके लीडर्स हैं, उनको आप टो पे रख सकते हैं कि देखो अगर आप नहीं करोगे तो इनसे करवा लेंगे, ये नहीं करेंगे तो इनसे करवा लेंगे।
लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमें 2 ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलेंगी। तो हमने कांग्रेस की बात करी, अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट पार्टीज के बारे में जानना पड़ेगा जो लास्ट में यहां पर लिखी गई हैं। एक है भारतीय जनसंघ और दूसरी है जनता पार्टी। ध्यान से सुनिएगा, एक स्टोरी है छोटी सी जो आपको समझाता हूं ध्यान से, कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर कांग्रेस एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी। अब कांग्रेस को जनरली हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं जिसको उस टाइम का हम इंडिया भी मान लेते हैं, कि पूरी कांग्रेस कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो उनमें जो थोड़े से डिसकंटेंट लीडर्स होते हैं, जो परेशान होते हैं कांग्रेस से, वो अपनी एक अलग आइडियोलॉजी के साथ एक पार्टी बनाते हैं, भारतीय जनसंघ। और इस पार्टी के बनाने में कहीं ना कहीं जो श्याम प्रसाद मुखर्जी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी की अगुवाई में भारतीय जनसंघ बनता है इन द ईयर 1951। ठीक है, और भारतीय जनसंघ कॉन्स्टेंटली इलेक्शन लड़ता है, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट सफलता उसे नहीं मिलती है जो सफलता उसे 1970s में मिलनी शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनसंघ की जो एंट्री होती है वो बेसिकली जो हमारा पंजाब है, जब वो रीऑर्गेनाइज होता है 1966 में, उसके बाद हमें उसकी एंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, जब पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन होती है तो हमें पता है कि जो पंजाब हिल स्टेट्स हैं कुछ, वो आपके इंक्लूड होते हैं इन हिमाचल प्रदेश। तो जो एक कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना वाला एरिया है, ये हिमाचल प्रदेश का पार्ट बनना शुरू हो जाता है। अब इस एरिया में भारतीय जनसंघ काफी एक्टिव रहता है शुरू से ही। तो जब ये एरियाज मर्ज होते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हैं वहां पर भी हमें इनकी जो सीट्स हैं वो बनती हुई दिखती हैं। जब 1951 के बाद 1967 में हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, तो जो ये 1951 में पार्टी बनी है ना भारतीय जनसंघ, ये 1967 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इलेक्शन में 7 सीटें जीतती है, और फिर 1972 के इलेक्शन में ये अगेन 5 सीटें जीतती है। तो अभी तक जिस पार्टी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था सीट्स की फॉर्म में, वो अब हिमाचल प्रदेश पॉलिटिक्स में एक्टिव होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जनरली जो लोअर हिल स्टेट्स थे वहां पर इनकी प्रेजेंस हमें काफी देखने को मिलती है, क्योंकि हमें पता है कि जो अपर हिल स्टेट्स हैं वहां पर कौन एक्टिव है, कांग्रेस ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि 1972 के बाद 1977 तक यशवंत सिंह परमार जी आपके सीएम रहते हैं। 1977 में देश में एक अलग एक लहर चलती है, एक अलग ही क्रांति आती है इन दी फॉर्म ऑफ भारतीय जनसंघ पार्टी की फॉर्म में, जो बाद में जनता पार्टी का रूप ले लेती है। जितने भी एंटी कांग्रेस पार्टीज हैं वो आपस में मर्ज होती हैं और वो जनता पार्टी बना लेती हैं। 1975 में इमरजेंसी के विरोध में ये पार्टीज अपनी एक अलग से फैन फॉलोइंग क्रिएट कर लेती हैं, और जब देश में और जब हिमाचल प्रदेश में 1977 में इलेक्शन होते हैं तो हमें पहली बार देश में भी और पहली बार हिमाचल प्रदेश में भी एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1977 में जब देश में हमें पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देखने को मिलती है जिसके पीएम होते हैं मोरारजी देसाई, सेम टाइम पर हमें हिमाचल प्रदेश में भी पहली बार नॉन कांग्रेस सीएम देखने को मिलेगा, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देखने को मिलेगी इन दी फॉर्म ऑफ जनता पार्टी। और उस पार्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडिडेट शांता कुमार जी बनेंगे पहले नॉन कांग्रेस सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमारे नेशनल लेवल पर चल रही है उसका इंपैक्ट हमें हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपसे मीन्स में पूछा जा सकता है कि डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ नेशनल पॉलिटी ऑन हिमाचल प्रदेश पॉलिटी। तो वहां पर आप इन एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप इसके लिए कोई सेपरेट टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, कोई सेपरेट नोट्स नहीं पढ़ेंगे। जो चीज आपने पढ़ी हुई है उन्हीं को आपने यूटिलाइज करना है। आप बोलेंगे कि जब 1977 में नेशनल लेवल पर हमें एक चेंज देखने को मिलता है, सेम टाइम पर हमें हिमाचल प्रदेश में भी एक चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, अब जब भारतीय जनसंघ के मेंबर्स मिलके बाकी नॉन कांग्रेस पार्टीज के साथ मिलके जनता पार्टी बनाते हैं, तो यही जनता पार्टी 1977 में कंटेस्ट करती है अगेंस्ट द कांग्रेस, और कांग्रेस को हराने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पार्टी जनता पार्टी 1977 में 53 सीट्स जीतकर आती है। 53 सीट्स बहुत ज्यादा है ये, लेकिन इसकी जो लाइफ है हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में वो काफी कम रह जाती है। 1977 में जीतती है, 2-3 साल बाद ही ये विधान जो सभा है उसकी मेजोरिटी को लूज कर देती है और कांग्रेस इसे फिर रिप्लेस कर देती है। लेकिन इसका जो फॉल होना है जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं एक और मेजर पॉलिटिकल पार्टी का राइज बनता है। याद रखिए, भारतीय जनसंघ डाउन हुआ
तो जनता पार्टी उभरी, और जनता पार्टी अगर डाउन हुई तो कौन सी पार्टी उभरी? भारतीय जनता पार्टी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्हीं के लीडर आपस में सर्कुलेट करते हैं। जो लीडर भारतीय जनसंघ के थे वही लीडर आपके जनता पार्टी में भी इंक्लूड हो जाते हैं, और जनता पार्टी में जो इंपॉर्टेंट जनसंघ के लीडर थे वही बाद में मिलकर क्या बना लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी बनती है 1980 में, ठीक है। और ये अब धीरे धीरे हिमाचल की पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू करेगी। जब 1982 के इलेक्शन होंगे तो वहां पर ये लगभग 25 के आसपास सीट्स जीतेगी, लेकिन 1984 में जैसे ही इंदिरा गांधी जी की डेथ होती है और हिमाचल प्रदेश में बाद में इलेक्शन होते हैं तो हमें बीजेपी की सीट्स फिर डाउन देखने को मिलेंगी, लेस देन 10 देखने को मिलेंगी। फिर 1990 में ही बेसिकली दोबारा से शांता कुमार एक सीएम बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी दोबारा से एक्टिव होगी। उसके 93 में दोबारा से कांग्रेस का राइज आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही 1990 में शांता कुमार जी गवर्नमेंट बनाते हैं, 1992 में नेशनल लेवल पर अयोध्या केस हो जाता है, अयोध्या का कांड हो जाता है, तो उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। हिमाचल प्रदेश भी उन स्टेट्स में आता है जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है आफ्टर अयोध्या केस। तो उसके बाद हमें कांग्रेस दोबारा से यहां पर इलेक्शन जीतती हुई दिखेगी। तो अब आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है और उसका इंपैक्ट हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में 1977 में हमें नेशनल इंपैक्ट देखने को मिला, और 1992 में जो अयोध्या केस हुआ उसका भी इंपैक्ट हमें हिमाचल प्रदेश पॉलिटी पर देखने को मिला कि 1990 में जो इलेक्शन की सरकार आई थी, इलेक्शन के बाद सरकार आई थी बीजेपी की, वो डाउन चली जाती है, प्रेसिडेंट रूल आ जाता है, और उसके बाद दोबारा से 1993 में कांग्रेस एक्टिव हो जाती है। तो अब इन 4 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपने पढ़ लिया, इनको आप अच्छे से जानते भी हैं और इनका आपको होल्ड भी पता है कि कहां पर ज्यादा है, ठीक है। अब ये 2 पार्टीज आपकी बिल्कुल प्रेजेंस में नहीं है, यही पार्टी, ये 2 पार्टी और प्लस बीजेपी, ये आपकी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने में, या फिर हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने कुछ सीट्स पक्का जीती हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सीपीआई याद करके जा रहे हैं तो एग्जामिनर आपसे कंफ्यूजन करवा सकता है। वो आपको सीपीआई एल दे देगा, एलएम दे देगा, एम दे देगा या पी दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो आपको पता हो कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, सीपीआई एम। वैसे तो जो सीपीआई पार्टी है 1924-25 में बनी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस में इसकी एंट्री 1967 में होती है। ठीक है, 1967 में बंसीराम पारसराम ये मिलके 2 सीट्स जीतते हैं। और अभी अगर हम प्रेजेंट हिमाचल असेंबली की बात भी करें तो वहां पर भी इन पार्टी की, सीपीआई एम की 1 सीट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्टी है हिमाचल प्रदेश में, काफी एक्टिव पार्टी है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी हिमाचल लोकहित पार्टी, जो कि 2012 में बनी थी। ठीक है, महेश्वर सिंह ने इसको बनाया था, कुल्लू कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इलेक्शन लड़ते हैं, और बाद में 2016 में वो पार्टी खत्म भी हो गई, डिसॉल्व भी हो गई। तो 1 सीट जीती थी इन्होंने 2012 के इलेक्शन में, जिसके बाद इनका रोल इतना नहीं रहा और ये पार्टी आपकी डिसॉल्व हो गई। एक और पार्टी है जिसके बारे में आपको पता हो, जो है हिमाचल विकास कांग्रेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है। 1997 में कांग्रेस के ही एक डिस्कस्टेड जो लीडर थे पंडित सुखराम जी ने इनको बनाया था। ठीक है, 1997 में। और उसके बाद इस पार्टी ने जैसे ही ये बनी उसके बाद 5 सीटें जीती थी। हिमाचल विकास कांग्रेस ने 1998 के इलेक्शन में 5 सीट्स जीती थी, और इन्होंने बाद में प्रेम कुमार धूमल जी की जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट कर दिया था, क्योंकि ये चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश में एक स्टेबल गवर्नमेंट बने। और प्रेम कुमार धूमल जी पहली बार सीएम बनते हैं 1998 में। ठीक है, और वो हिमाचल विकास कांग्रेस के कहीं ना कहीं सपोर्ट से सीएम बनते हैं, क्योंकि इनके कुछ मेंबर्स ने उनको सपोर्ट कर दिया था। ठीक है, बाद में 2004 में फिर ये पार्टी द्वारा से मर्ज हो जाती है कांग्रेस में। तो हिमाचल प्रदेश में हमें बहुत बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आती हुई दिखती हैं, फिर उनका डाउन होना शुरू दिखता है। लेकिन अगर हम मेजर प्लेयर्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 2 ही मेजर प्लेयर हैं इस टाइम पर, कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। नो डाउट बैकग्राउंड में हमें कभी जनता पार्टी भी देखने को मिली, भारतीय जनसंघ भी देखने को मिला, हिमाचल विकास कांग्रेस भी देखने को मिली। ठीक है, हिमाचल लोकहित पार्टी भी देखने को मिली, एक हिमाचल प्रजा पार्टी भी बनी थी, लोक प्रजा पार्टी 1971 में। ठीक है, ठाकुर सेन ने बनाई थी, वो ठाकुर सेन नेगी ने। लेकिन वो पार्टीज उतनी मजबूत नहीं बनी, उतने अपने आप को कैरी नहीं कर पाई आगे तक जितना इन दोनों पार्टी ने कैरी किया है। और अब हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं हमें हर 5 साल बाद एक डिफरेंट गवर्नमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमें
थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टी का जो कल्चर है इसे और मजबूत बनाना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑप्शंस लोगों को देने पड़ेंगे और वहां पर हमें जो काम है, जो वर्क है इन पार्टीज का, उसके बेसिस पे इनको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो हमें अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, उस पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं हमें अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है और हम होप करते हैं कि हम इन हिमाचल में पॉलिटिकल जो कल्चर है उसको और डेमोक्रेटिक बना पाएं। आप लोगों को इनमें क्या क्या ध्यान रखना है कि ये पॉलिटिकल पार्टी कब बनी, 1951, ये 1977, ये हिमाचल विकास कांग्रेस 1997, ठीक है, हिमाचल लोकहित पार्टी 2012, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हिमाचल में 1967, एक्चुअल में 1925, भारतीय जनता पार्टी 1980, उसके बाद कांग्रेस बनी 1885 में है और हिमाचल प्रदेश में 1948 से एक्टिव है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन से हैं, वीरभद्र सिंह, यशवंत सिंह परमार, ठीक है, प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में आपको ऐसा कोई मेजर नाम याद नहीं रखना है। ठीक है, हिमाचल लोकहित पार्टी में आपको महेश्वर सिंह, हिमाचल विकास कांग्रेस है ना पंडित सुखराम, और जनता पार्टी में आपको याद रखना है, बहुत सारे नेम है वैसे तो, लेकिन शांता कुमार सबसे इंपॉर्टेंट है, और भारतीय जनसंघ में आपको श्याम प्रसाद मुखर्जी का नेम याद रखना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा पहला नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर था हिमाचल प्रदेश का? प्रेम कुमार धूमल, पंडित सुखराम, शांता कुमार या रामलाल ठाकुर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए, उसका आंसर दीजिए और आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।